यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड का यूनिट था फोर्थ 5 है ना, यूनिट 4 बीएससी हैं, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, जैसे मान लो y इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर मान लो 2s + 1, तो यहाँ आप s की वैल्यू अपने से मानते हो, है ना कि नहीं, s की वैल्यू अपने से मानते हो, अब y की वैल्यू यहाँ से निकालते हो। s की वैल्यू मान लो 1 माने तो y की वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 = 3 होगी। s की वैल्यू 2 माने तो 2 × 4 = 5, s की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो यहाँ s की वैल्यू अपने से मानते हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र चर कहते हैं। अब y को क्या बोलते हैं, परतंत्र चर, s की वैल्यू पर निर्भर करती है y की वैल्यू, है ना। तो यहाँ x स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x हो, परतंत्र चर y हो, और परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर s के सापेक्ष अवकलन उपस्थित हो, तो ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें क्या शामिल हो, x y dy/ds अथवा dy/ds, d2/ds2, d3/ds3, ठीक है, उसके अवकलज उपस्थित हों, y का s के सापेक्ष अवकलज, ठीक है, dy/ds वाले पद उपस्थित हों, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखो परिभाषा, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा y का s के सापेक्ष, y का s के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हों, अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे d2/ds2 + 2x dy/ds + y = 0 एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और y के s के सापेक्ष अवकलज उपस्थित हैं, ये अवकल समीकरण हुआ। फिर दूसरा शब्द आता है नंबर 1, नंबर 2 लिखो, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। तो अवकल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें देखो, जैसे इसमें y का अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है इस समीकरण में, 2 बार, तो इसकी कोटि 2 है, ठीक है। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है, अवकलज के बराबर होती है। किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है, ठीक है। अर्थात इस अवकलन समीकरण में देखो y के अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार। तो y का अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया होगा वही उसकी कोटि होगी। यह उच्चतम कोटि का अवकलन d2/ds2 है,
तो ये 2 कोटि का अवकलज है, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी, अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होगी। उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होगी वही अवकल, जैसे आप पढ़ते थे बहुपद में s³ + x² + x + 9 = 0। तो इसमें इस उच्चतम घात क्या है, 3, ठीक है। इस व्यंजक में बहुपद की उच्चतम घात क्या है, इस व्यंजक में चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात भी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d2/ds2 है, इसकी कोटि 2 है ना, तो ये अवकल समीकरण की कोटि भी क्या होगी, 2 होगी। उच्चतम कोटि के अवकलज के बराबर होती है, अर्थात उस अवकल समीकरण में बाई का अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी कोटि कहलाती है, ठीक है। जैसे d2/ds2 + y = 0 की कोटि बराबर 2 की कोटि बराबर 2। इसके बाद आता है घात, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण की घात, उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि, देखो अवकल समीकरण की घात क्या होती है, जैसे मान लो d2/ds2 + √1 + dy/ds की पावर 3 है = 0। इसकी घात क्या है, बोलो। देखो यहाँ उच्चतम कोटि का अवकलज ये है, इसकी घात 1 है, तो अवकल समीकरण की घात 1 होनी चाहिए, बशर्ते इसमें कर्णी चिन्ह लगा है, ठीक है। तो कर्णी चिन्ह और भिन्नात्मक घातें पहले हटाते हैं, इसके बाद देखते हैं उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है। तो इसको यदि मान लो यहाँ पे ऐसे होता d2/ds2 + dy/ds की पावर 5 + y की पावर 7 = 0। तो इस अवकल समीकरण की घात 7 नहीं होगी कि सबसे बड़ी घात देख लिए, इसकी घात तो 1 है ना, इसकी 5 इसकी 7, तो सबसे बड़ी घात 7 दिख रही है, तो इस अवकल समीकरण की घात 7 नहीं होगी। कौन होगी, किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d2/ds2 है, इसकी घात 1 है, इस अवकल समीकरण की घात 1 होगी या कोटि 2। लेकिन किसी अवकल समीकरण की घात उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है यदि वह अवकल समीकरण कर्णी चिन्ह भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र है। लेकिन इसमें कर्णी चिन्ह लगा है, तो पहले कर्णी चिन्ह भिन्नात्मक घात यदि रहती है तो उसको हटाते हैं, इसके बाद देखते हैं उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या है। तो पहले इसका कर्णी चिन्ह, इसमें तो डायरेक्ट बता दिए क्योंकि इसमें कर्णी चिन्ह भिन्नात्मक घात नहीं लगी थी। तो उच्चतम कोटि का अवकलज d2/ds2 था, इसकी घात 1 थी, इसकी कोटि 2 हो गई, घात 1। लेकिन इसका पहले कर्णी चिन्ह हटाना पड़ेगा, तो रूट वाले पद को राइट साइड में ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे d2/ds2 की पावर 2 हो जाएगा। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात 2 हो जाएगी, तो इस अवकल समीकरण की घात भी क्या होगी, 2, ठीक है ना। तो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि बराबर 2 और घात बराबर क्या है, 1। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, d2/ds2 + 1 + dy/ds की पावर 3 = 0 की घात के लिए सबसे पहले कर्णी चिन्ह हटाना होगा, कर्णी चिन्ह हटाना होगा, कर्णी चिन्ह क्या करना होगा, हटाना होगा। तो d2/ds2 = -√1 + dy/ds की पावर 3। तो क्या करें, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो d2//ds2 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा 1 + d//ds की पावर 3, ठीक है ना। अब यहाँ कर्ण चिन्ह से स्वतंत्र जब हो गया तो इसमें देखो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d2//ds2 है, इसकी घात 2 है, ठीक है। उच्चतम कोटि के अवकलज की घात 2 है, तो इसलिए अवकल समीकरण की घात भी क्या होगा 2 और कोटि भी क्या होगा 2, ठीक है। अतः घात बराबर क्या होगा 2 और कोटि बराबर 2। तो किसी अवकल समीकरण की परिभाषा लिखे क्या घात की, लिखो किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है, घात के बराबर होता है यदि वह अवकल समीकरण करणीय चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से स्वतंत्र हो। यदि वह करणीय चिन्ह व भिन्नात्मक घातों से क्या हो, स्वतंत्र हो। ये इसकी परिभाषा हो गई। फिर क्या है चौथा, अवकल समीकरण की संरचना। अवकल समीकरण की संरचना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की संरचना। जैसे मान लो y = यहाँ पे क्या है, सुनो log s + c, इस संबंध के संगत अवकल समीकरण आपको बनाना है, अवकल समीकरण की रचना करना है, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण में जैसे मान लो x² + y² बराबर क्या है a²। ये क्या है, कोई प्राचल है, ये कोई फिक्स मान नहीं है। यहाँ a के स्थान पे x² + y² तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² y² तो यहाँ 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y² तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x² + y² तो क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो ये a यहाँ प्राचल है, ठीक है, पैरामीटर है, ठीक है, प्रतिनिधि का काम कर रहा है त्रिज्या का। अब त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब कि x² + y² a² ये क्या किसका समीकरण है, वृत्तों के परिवार का समीकरण है। एक वृत्त का समीकरण नहीं है, इस प्रकार का है वृत्त, ऐसे बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्किल, वृत्तों के परिवार का समीकरण ये है, ठीक है। एक का मान कोई फिक्स नहीं है, एक वैल्यू जो चाहे हम ले सकते हैं। तो एक वैल्यू 1 लेंगे तो वृत्त के परिवार का एक सदस्य आ जाएगा, 2 लेंगे तो वृत्त के परिवार का दूसरा सदस्य आ जाएगा, 3 लेंगे तो वृत्त के परिवार का तीसरा सदस्य। तो यहाँ एक कहलाएगा प्राचल, ठीक है। तो इसमें एक प्राचल उपस्थित है। तो इस संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या होगा 2s, ये 2y और dy/dx, ये होगा 0। अब इसमें प्राचल का विलोपन हो गया, एक का अस्तित्व खत्म हो गया। समीकरण 2, तो ये समीकरण 2 एक के संगत अवशिष्ट अवकल समीकरण है। यदि मान लो इसका अवकलन करने से ए हटा ना होता तो हम किसी एक समीकरण से ए का मान निकाल के दूसरे में रखने के बाद जो ए का विलोपन फल आता वे कहलाता दिए गए संबंध के संगत अवशिष्ट अवकल समीकरण, ठीक है।
यदि कोई संबंध एक्स वाई के रूप में दिया है, उसमें एक प्राचल उपस्थित है तो एक बार अवकलन करेंगे, दो प्राचल उपस्थित है 2 बार अवकलन करेंगे, 3 प्राचल उपस्थित है तो 3 बार अवकलन करेंगे। 3 बार अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त होंगे उन समीकरण की मदद से प्राचल का विलोपन भी करेंगे। और प्राचल का विलोपन करने से प्राप्त विलोपन फल क्या कहलाएगा? दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण। कोई संबंध दिया रहेगा और कहा जाएगा कि उस संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाइए, तो उस संबंध में जितने प्राचल रहेंगे उतनी बार इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे एक प्राचल है इसमें तो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx 1/x। तो प्राचल का विलोपन तो अपने आप सी का हो गया। तो यही क्या होगा? आभीष्ट अवकल समीकरण होगा इस संबंध के संगत। तो किसी दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण बनाने के लिए उस संबंध का s के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं, जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब अवकलन से प्राप्त समीकरण और दिए गए समीकरण की सहायता से प्राचल का विलोपन करते हैं। प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? किसी दिए गए संबंध के संगत, लिखो, किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का x के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं। किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का s के सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं। प्राचल उपस्थित होते हैं। तथा दिए गए संबंध व प्राचल से अवकलन से प्राप्त दिए गए संबंध व अवकलन से प्राप्त समीकरण की सहायता से संबंध अवकलन से क्या लिखे? तथा दिए गए संबंध व अवकलन से प्राप्त समीकरण की सहायता से प्राचल का विलोपन करते हैं। क्या लिखे? किसी दिए गए संबंध के संगत अवकल समीकरण बनाने के लिए दिए गए संबंध का इसके सापेक्ष उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उसमें प्राचल उपस्थित होते हैं, तथा दिए गए संबंध व अवकलन से प्राप्त समीकरण की सहायता से प्राचल का विलोपन करते हैं। प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत प्राप्त विलोपन फल दिए गए संबंध के संगत आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। आभीष्ट अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे y बराबर ms प्लस सी के संगत अवकल समीकरण बनाइए। अवकल समीकरण बनाइए। ms प्लस 7 लिख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे संगत अवकल समीकरण बनाइए तो dy/ds इज इक्वल टू ms का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? m और 7 का 0।
तो डी बाई अपॉन डी एस, तो यम आया। यम यहाँ प्राचल है तो यम का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से यम का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यम का मान, समीकरण 2 से यम का मान 1 में रखने पर, तो 1 में जब रख दोगे तो बाई बराबर क्या होगा, यम के स्थान पे डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 7, तो बाई इज इक्वल टू एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 7, तो एक्स डी बाई अपॉन डी एस प्लस 7 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स डी बाई अपॉन डी एस माइनस बाई प्लस 7 बराबर 0। यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है इस संबंध के संगत। ठीक है, तो अवकलन करने से जो रिजल्ट आया, इस समीकरण के प्राचल का विलोपन किए। प्राचल यहाँ यम था, तो यम का मान निकाल करके, चाहे यहाँ से यम का मान निकाल के यहाँ रखो, चाहे यहाँ से यम का मान निकाल के यहाँ रखो। कभी कभी क्या होता है कि अवकलन करने से डायरेक्ट विलोपन हो जाता है, तो वही अवकल समीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2x, ये 2 बाई का डी बाई अपॉन डी एस, यहाँ पे शून्य आ गया, प्राचल का विलोपन अपने आप हो गया। तो किसी समीकरण से निकाल करके वैल्यू पुट नहीं करना पड़ा, इसमें रखना पड़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट विलोपन हो गया, तो वही क्या हो गया अवकल समीकरण। 2 का भाग दे दो इसमें, तो एक्स और डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0, तो इसके संगत ये अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें प्राचल अब उपस्थित नहीं है, विलोपन हो गया अपने आप। ठीक है, जैसे बाई इज इक्वल टू क्या है, log s प्लस सी है, तो इसका अवकलन करो तो डी बाई अपॉन डी एस log s का 1 अपॉन एस, सी का अवकलन 0, तो प्राचल का विलोपन अपने आप हो गया। तो यही क्या होगा, इस संबंध के संगत अभीष्ट अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, कौन नंबर पॉइंट, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल क्या है, जैसे बाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉट एक्स, इस अवकल समीकरण का ये हल है। तो हल कब कहलाएगा, x और y में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल तभी कहलाता है कि यदि उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित ना हो। तो नहीं है, इस अवकल समीकरण में कोई अवकलज उपस्थित है, नहीं है। अवकलज ने डेरिवेटिव डी बाई अपॉन डी एस डी टू बाई अपॉन डी एस उपस्थित नहीं है, तथा यह संबंध इस अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करे। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि बाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो दोनों पक्ष बराबर रहे। तो डी अपॉन डी एस ये क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ऐसे ये होगा काट एक्स। तो लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से तो कास एक्स, 80 का अवकलन 0 बराबर काट एक्स। तो यहाँ कास अपॉन साइन क्या होता है, काट एक्स बराबर काट एक्स। तो एक्स और बाई देखो, यहाँ पे एक्स और बाई में एक ऐसा संबंध था जिसमें कोई अवकलज उपस्थित नहीं था, और ये संबंध अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, क्योंकि बाई का मान यहाँ रख देते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आता है। ठीक है, तो ये दिए गए संबंध है, यह दिया गया संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, यह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, इसलिए यह संबंध है इस अवकल समीकरण का हल है। यह संबंध इस अवकल समीकरण का हल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेटिव उपस्थित नहीं है, कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, यानी डी बाई अपॉन डी एस उपस्थित नहीं है, डी टू बाई अपॉन डी एस टू उपस्थित नहीं है, डी थ्री बाई अपॉन डी एस थ्री उपस्थित नहीं है। ठीक है, साथ ही यह संबंध है अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है। संतुष्ट कैसे कर रहा है, डी बाई अपॉन डी एस का मान निकालते काट एस आता है, काट एस की वैल्यू डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ पुट किए तो काट एस बराबर काट एस आ रहा है। तो ये दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह संबंध दिए गए अवकल समीकरण का क्या होगा, हल। तो एक्स और वाई में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है यदि उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है तथा वह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करता है।
ठीक है, तो क्या लिखोगे, x व y में कोई दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का, किसी दिए गए x व y में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है यदि उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, कोई अवकलज उपस्थित नहीं है। x व y में कोई दिया गया संबंध किसी दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाता है यदि उस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है तथा वह दिए गए अवकल समीकरण को, दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू log sin x प्लस c अवकल समीकरण dy अपॉन ds इज इक्वल टू cot x का एक हल है, क्योंकि इस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, अवकलज उपस्थित नहीं है तथा यह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। y बराबर log sin x प्लस c अवकल समीकरण dy अपॉन ds इज इक्वल टू cot x का एक हल है, क्योंकि इस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है तथा यह संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात कैसे संतुष्ट करता है, dy अपॉन ds जब करोगे तो 1 अपॉन साइन x होगा, साइन x का अवकलन cos x, तो इम्प्लाइज dy अपॉन ds बराबर क्या होगा, cot x। ठीक है, dy अपॉन ds बराबर cot x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dy अपॉन ds बराबर cot x, तो ये dy अपॉन ds का मान यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा, cot x बराबर cot x नहीं आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये संबंध दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ये संबंध दिए गए अवकल समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और इस संबंध में कोई अवकलज उपस्थित नहीं है, इसलिए ये संबंध इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, अब देखो किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की विधि। 6 नंबर लिखो, किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की विधि। तो उसमें से पहला क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या होता है, चरों के पृथक्करण विधि। चरों का पृथक्करण विधि।
ठीक है। जैसे मान लो डी बाई अपॉन डी एस बराबर एफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले चर एक्स वाले पदों को एक तरफ, वाई वाले पदों को एक तरफ करेंगे। तो जैसे डी बाई बराबर क्या हुआ, एफ एक्स ये डी एस। अब दोनों पक्षों का समाकलन, तो डी बाई ये होगा एफ एक्स ये डी एस। तो इसका समाकलन क्या होगा, बाई, और इसका समाकलन मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या हुआ, ये अवकल समीकरण का हल हो गया। इसको कहते हैं चरों का पृथक्करण विधि। बाई वाले पद को एक तरफ किए, एक्स वाले पदों को एक तरफ। यही दिए गए अवकल समीकरण एक का हल है। यही अवकल समीकरण एक का व्यापक हल है, व्यापक हल है, ठीक है। तो चरों के पृथक्करण विधि में तो ऐसे करते हैं, एक्स वाले पदों को एक तरफ, वाई वाले पदों को एक तरफ करके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है समघाती अवकल समीकरण। लिख लें होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल हाँ समघाती अवकल समीकरण, समघाती अवकल समीकरण। इसका मानक रूप ऐसे होता है डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू एफ वन एस वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई के रूप का, या डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के रूप का अवकल समीकरण, अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल वहाँ पे एफ डैश एक्स वाई अपॉन क्या लिखा है, एफ वन एस वाई कामा में ब्रैकेट के अंदर, यहाँ एफ टू एस वाई, एफ टू एक्स कामा वाई के रूप का, या डी वाई अपॉन डी एस प्लस फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप का अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। इसे चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता, पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले y बराबर वी एस मानते हैं तथा डी वाई अपॉन डी एस बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। दिए गए अवकल समीकरण में रखते हैं, दिए गए अवकल समीकरण में रखते हैं। तब दिया गया अवकल समीकरण, तब दिया गया अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन जाता है। चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन जाता है। ठीक है। ये समघाती अवकल समीकरण क्या है, चरों के पृथक्करण से हल नहीं कर सकते। y बराबर वी एस मानेंगे और डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस रखेंगे तो चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन जाएगा। उसको चरों के पृथक्करण विधि से हल करेंगे। s वाले पदों को एक तरफ, v वाले पदों को एक तरफ, और दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, y बराबर जैसे वी एस न माने हैं हम, तो y अपॉन एस इज इक्वल टू वी, लास्ट में v के स्थान पे y अपॉन एस रख देंगे। वही अभीष्ट हल होगा। वही क्या होगा, अभीष्ट हल। तो किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की विधि क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम समघाती अवकल समीकरण जब रहेगा तो y बराबर वी एस मानेंगे और फिर इसका अवकलन कर देंगे इसके सापेक्ष। तो डी वाई अपॉन डी एस, तब प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो v इंटू एस का अवकलन 1,
एस इंटू वी का अवकलन डी वी अपॉन डी एस। तो जब बाई के स्थान पे वी एस रखें तो डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे ये रखना पड़ेगा। तो अवकल समीकरण में जब बाई के स्थान पे वी एस रख दोगे या डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे वी प्लस एस डी वी अपॉन डी एस रख दोगे तो चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन जाएगा। यानी वी वाले पदों को एक तरफ कर सकोगे, एस वाले पदों को एक तरफ कर सकोगे और दोनों पक्षों का समाकलन करोगे। समाकलन करने से जो आंसर आएगा वह भी के पदों में रहेगा। तो भी के स्थान पे वाई अपॉन एस रख दोगे, क्योंकि वाई बराबर वी एस, तो भी की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा वाई अपॉन एक्स है। तो भी के स्थान पे वाई अपॉन एस रख देंगे और वाई अपॉन एस रखने से जो संबंध प्राप्त होगा वह दिए गए समघातीय अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। दिए गए समघातीय अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो ये इतना सब बेसिक चीज़ें हैं। अब आता है रैखिक अवकल समीकरण, यही सिलेबस में दिया भी है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं अवकल समीकरण का। अब यहाँ से बताएंगे रैखिक अवकल समीकरण जो इस टाइप का होता है, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं ये यहीं से दिया है। ठीक है, ये अभी बेसिक था सब। अब इस अवकल समीकरण को हल करने की विधि हम बताएंगे। कल फिक्स टाइम में आने, इन लोगों को थोड़ा 15 मिनट पीछे किए हैं 10 दिन के लिए। ठीक है, तो आप 4 बजे फिक्स आ जाना। हम 4 बजे हाँ 4:10 तक बैठे थे तो नहीं आए तो फिर हम चले गए, सोचे लेटे आओगे। ठीक है, दस दिन तक आना है, फिर इसके बाद फिर वही टाइम में आना, परंतु फिक्स टाइम में आना 10 दिन तक।